हेलो फ्रेंड्स, एमएस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। Today in this video we will discuss about what is meant by force and motion. Then after we will see about what are the laws of motion that are given by the Sir Isaac Newton. थिंकिंग फोर्स होता क्या है और मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे और बाद में देखेंगे कि सर आइजैक न्यूटन ने जो लॉज दिए थे, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉ दिए थे, वो भी डिस्कस करेंगे बाद में। चलो बेसिक पहले बात करते हैं कि व्हाट इज फोर्स। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है बेसिकली? फोर्स क्या होता है? फोर्स इट इज एन पुश और पुल टू एन ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज एन फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इट इज एन पुश और इट इज ए पुश और पुल टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखो फोर्स जो है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्स के बारे में हम ये भी लिख सकते हैं कि फोर्स क्या होता है? मास F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मींस क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। और अगर ऑब्जेक्ट में अगर मास नहीं है, इफ मास इज इक्वल टू 0 देन फोर्स इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0 एंड इफ एक्सेलरेशन इज 0 therefore force is also if acceleration is 0 then force will be 0। ठीक है, अगर देखो अभी दोनों क्वांटिटी तो फोर्स तो इन दोनों पे डिपेंड करता है। अगर इन दोनों क्वांटिटी में अगर एक क्वांटिटी भी अगर 0 है, ठीक है, तो फोर्स क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं फोर्स को। इट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये इसको फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? अभी फोर्स देखो, फोर्स का यूनिट, ठीक है, हम बात करते हैं यूनिट की, तो ऐसा यूनिट, ठीक है, तो ऐसा है यूनिट ऑफ फोर्स। क्या है ऐसा यूनिट? न्यूटन। ठीक है, न्यूटन है। अगर हम इसके रिलेटेड लिख दे ये क्वांटिटी की है, तो अभी मास, ठीक है, अभी मास को हम लोग, मास की यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, देयरफॉर किलोग्राम। और एक्सेलरेशन, अभी एक्सेलरेशन यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी एक्सेलरेशन यूनिट कैसे निकाले? अभी देखो एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड और टाइम का यूनिट सेकंड। तो ये क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है? ऐसा यूनिट है। और बात करते हैं सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज, अब देखो सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो ये न्यूटन का क्या होता है? डाइन होता है। और हम क्या करेंगे? इसको ना इसके टर्म में इसमें लिखेंगे, तो किलोग्राम में किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोग्राम क्या होगा? ग्राम हो जाएगा। मीटर क्या होगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। और सेकंड्स करके क्या रहेगा? सेकंड्स कर ही रहेगा। तो ये सीजीएस यूनिट है और ये ऐसा यूनिट है। ठीक है, हमने यूनिट की बात कर ली है। अब बात करते हैं कि डायमेंशन। ठीक है, अभी डायमेंशन कैसे निकालते हैं फोर्स का? देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या डिराइव क्वांटिटी है, अगर उसका हमको डायमेंशन निकालना है तो हम क्या करेंगे? उसका जो यूनिट होता है, ठीक है, ऐसा यूनिट या सीजीएस यूनिट, उसका यूज करके हमने उसका निकालेंगे, उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं? देखो डायमेंशन ऑफ फोर्स, देखो कैसे निकालेंगे? अब एक किलोग्राम है, ठीक है, किलोग्राम में कौन सा क्वांटिटी लग रहा है आपको? किलोग्राम मतलब क्या? मास होता है। तो हम क्या करेंगे? किलोग्राम की जगह क्या लिखेंगे? m1 लिखेंगे। और किलोग्राम कितना है? 1, तो देयरफॉर m1। और मीटर, ठीक है, अब मीटर को क्या होते हैं? लेंथ बोलते हैं, लेंथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मीटर की जगह क्या लिखेंगे? लेंथ। ठीक है, l, तो l, और मीटर कितना है? 1, देयरफॉर l1। और अभी बाद में अभी डिवाइड है ना, डिवीजन, डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। अभी सेकंड स्क्वायर कौन सा क्वांटिटी है? टाइम क्वांटिटी, टाइम। तो हम क्या करेंगे? इसकी जगह t लिख देंगे। और यहाँ पे कितना पावर है? 2, देयरफॉर पावर 2। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये जो t डिवीजन में ना, उसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। तो अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। देयरफॉर m1 l1 एंड t - 2। ठीक है, अब इसको साथ में लिख देंगे m1 l1 एंड t - 2। ठीक है, तो ये हमारा डायमेंशन है फोर्स का। डायमेंशन मतलब क्या होता है कि
वो जो क्वांटिटी है उसमें मीन्स कौन सा क्वांटिटी मीन्स कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटीज आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग मीन्स डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने फोर्स के बारे में जनरली डिस्कस कर लिया। और फोर्स के बारे में क्या बात कर सकते हैं कि फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड चेंज करना है मीन्स उसमें एक्सलेशन लाना है या डी एक्सलेशन लाना है, तो हमको क्या अप्लाइड करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा। या फिर अगर उसका डायरेक्शन चेंज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा। मीन्स क्या है कि फोर्स की मीन्स द ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज देमसेल्फ, चेंज देयर स्पीड एज वेल डायरेक्शन देमसेल्फ। हमको फोर्स अप्लाइड करना ही पड़ेगा, तभी किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन और स्पीड हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं मोशन क्या होता है। देखो, मोशन क्या होता है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर एक वन प्लेस से अगर दूसरे प्लेस पे डिस्प्लेस हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन। तो मोशन कब होएगा, जब हम लोग क्या अप्लाइड करेंगे, फोर्स। ठीक है, जब फोर्स अप्लाइड करेंगे तभी तो वो एक ऑब्जेक्ट से मीन्स एक प्लेस से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो मीन्स क्या है कि जो मोशन होता है, मोशन ना फोर्स की वजह से ही होता है। ठीक है, तो हमने फोर्स और मोशन के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, मीन्स देखो अभी जो पेज नंबर साइंस का जो साइंस 1 का पेज नंबर 1 है, साइंस 1 में, ठीक है, उसमें पूछा है कि व्हाट आर द डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, जो न्यूटन सर आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने 3 लॉ बताया था लॉज ऑफ मोशन के ऊपर, वो डिस्कस करते हैं। तो चलो बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट में अगर वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, ठीक है, तो वो अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। मीन्स अगर कोई अभी समझो कोई ग्राउंड है, उससे फुटबॉल रखा है, जब तक हम उस पर किक नहीं करेंगे या कुछ फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो फोर्स जो बॉल है वो मूव करेगी नहीं, होगा, मोशन में नहीं आएगा। मीन्स क्या है कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है वो तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक हम उसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यही बताया था। और फिर क्या बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर मोशन में मीन्स मूव कर रही है, तो जब तक उसमें कुछ फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट मूव करती रहेगी, मीन्स वो स्पीड में रहेगी, वो स्टॉप नहीं होगी, मीन्स रेस्ट पे नहीं आएगी। मीन्स क्या है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन द ऑब्जेक्ट विल इन मोशन एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट देन द ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट इफ अनलेस एनी द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। मतलब क्या है कि जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, या मोशन में तो मोशन में रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये स्टेट करता है। और इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो देयरफॉर इट स्टेट दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन then it remain in motion and if the object is at rest then it remain at rest unless any एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बताता है। और इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बताता है। अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अभी सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जनरली डिफाइन करता है फोर्स को, जो हमने पिछले अभी लास्ट टाइम बात की थी कि फोर्स क्या होता है, वही जनरली सेकंड लॉ ऑफ मोशन में मीन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में स्टेट करता है फोर्स के बारे में। तो फोर्स क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है कि फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स एक्सेलरेशन। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। मीन्स क्या, अगर कोई भी मास या एक्सेलरेशन कोई भी अगर जीरो रहेगा तो फोर्स क्या आएगा, जीरो आएगा। मीन्स क्या है कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या डिस्क्राइब करता है, बेसिकली फोर्स के बारे में। तो फोर्स देयरफॉर सेकंड लॉ ऑफ मोशन में लिख सकते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, फोर्स इज इक्वल टू mass into acceleration, therefore it is defined as product of mass and its acceleration। अब बात करते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में
देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या बात करता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मीन्स कोई भी एक्शन है, ठीक है, तो उसका इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप बॉल लिए, ठीक है, अगर बॉल को दीवार मीन्स वॉल पे अगर थ्रो करते हो तो जितनी स्पीड से आप थ्रो करोगे उतनी स्पीड से वो वापस भी आएगा। मीन्स क्या है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फॉर सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी कोई शूटर है, ठीक है, वो गन शूट करता है तो उसको एक फोर्स जर्क पीछे की तरफ अप्लाइड होता है। मीन्स क्या, अगर गन शूट किया मीन्स एक्शन किया तो उसको एक ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन भी मिलता है ना पीछे जर्क की तरफ, ठीक है। तो मीन्स क्या, कोई भी एक्शन है, ठीक है, तो उसको एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल अभी समझो आप बोट पे खड़े हो, ठीक है, अगर बोट से आप जंप मारते हो पानी में तो बोट को एक पीछे की तरफ फोर्स अप्लाइड होगा, मीन्स पीछे बोट आ जाती है। तो क्या है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये बताता है। देयरफॉर every action has equal and opposite reaction, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी जो आगे के जो कंसेप्ट रहेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। तो आई होप आपको बहुत इजीली समझा